नमस्कार, मल्टीपल पॉडकास्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार फिर से आपके सामने कुछ नया लेकर के आया हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं समाज के बारे में। तो आइए हम आपको आबिद सर से मिलवाते हैं, उनके साथ हम कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरे ख्याल में आज एक बात सामने आई है जो हमारा समाज है। अगर पहली पीढ़ी की बात की जाए तो समाज में जो फैसले करने वाले जो पंच होते थे, पुरानी कहावत है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, तो उन नीतियों को अपनाया जाता था। हुआ है, जितना मैंने एनालाइज किया है चीज़ों को, एक तो ना जो पहले जो लोग बिरादरी में बैठते थे, जिन्हें हम पंच कहते हैं आम भाषा में, और मेवाती भाषा में अगर कहें तो हम उन्हें ठोंडा कहते हैं। तो आपने पूछा कि एक पीढ़ी पहले जो बिरादरी थी और आज की बिरादरी में ऐसा क्या बदल गया है कि एक पीढ़ी पहले लोग बिरादरी के फैसले को बहुत दिल से स्वीकारते, सर आंखों पर रखते थे। नमस्कार, मल्टीपल पॉडकास्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार फिर से आपके सामने कुछ नया लेकर के आया हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं समाज के बारे में। तो आइए हम आपको आबिद सर से मिलवाते हैं, उनके साथ हम कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरे ख्याल में आज एक बात सामने आई है जो हमारा समाज है। अगर पहली पीढ़ी की बात की जाए तो समाज में जो फैसले करने वाले जो पंच होते थे, पुरानी कहावत है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, तो उन नीतियों को अपनाया जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक डर बना रहता है लोगों को, और वो सोचते हैं कि हमारा फैसला पंचों के बीच में न जाए। ऐसा क्या खतरनाक रूप ले लिया है आज की पंचायत ने, आज के पंचों ने? तो उसके बारे में मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं सर, ऐसा क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है ऐसा? और देखा जाए तो जो पहले की जनरेशन थी, कुछ एक पीढ़ी पहले की, जो समाज के बच्चे होते थे, अगर समाज का कोई बड़ा व्यक्ति उनके आस पड़ोस से मिल जाए तो उसके सामने डरते थे और कहीं वो हमें डराए ना, धमकाए ना। तो आपने पूछा कि एक पीढ़ी पहले जो बिरादरी थी और आज की बिरादरी में ऐसा क्या बदल गया है कि एक पीढ़ी पहले लोग बिरादरी के फैसले को बहुत दिल से स्वीकारते, सर आंखों पर रखते थे, और आज उसी बिरादरी से एक आम इंसान को डर लगा। सर यही पूछा है शायद आपने? बिल्कुल यही पूछा है मैंने आपसे। तो दरअसल हुआ कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें बदली हैं और वो बिरादरी के थ्रू ही बदली हैं। उसका मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं छोटा सा था तो हम देखते थे कि हमारे ना एक बंगला था। हाँ, पहले कच्चे मकान होते थे। उस बंगले में लोग रहते थे, वो हमारे मोहल्ले के ही नहीं, दूसरे मोहल्ले के भी कंटिन्यू हुक्का पीते थे एक साथ। जो हमारे दादा थे उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमसे पहली एक जो जनरेशन है, यानी जो हमारे माता पिता आते हैं जिस जनरेशन में, उसमें तो ये जो लगाव था एक जगह बैठने का, ये सारा का सारा धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। उसका कारण बताएंगे आप? तो ऐसा इसलिए हुआ है, जितना मैंने एनालाइज किया है चीज़ों को, एक तो ना जो पहले जो
लोग बिरादरी में बैठते थे, जिन्हें हम पंच कहते हैं आम भाषा में, और मेवाती भाषा में अगर कहें तो हम उन्हें ठोंडा कहते हैं। तो वो क्या करते थे कि उनकी एक सोच होती थी कि भाई हमें जिन लोगों ने लीडर माना है, लीडर का मतलब ये है कि वो किसी मोहल्ले के लीडर होते थे, एक परिवार होता है, तो वो ना उस मोहल्ले को कभी दुख नहीं देते थे, चाहे भले ही अपने घर में दुख हो जाए। ये उनकी सोच होती थी। और आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ऐसा ही है। हाँ, वो एक कहावत है ना कि राज धर्म तो यही है कि प्रजा ने जाए सताई। उसके बाद जब वो लोग ऐसी सोच रखते थे तो उनको ना फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, आसान होता था उन्हें फॉलो करना। और जबकि आज के हम उन पंचों को देखें तो वो ना एक सेल्फिश हो चुके हैं। सेल्फिश मतलब वो पहले अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपना प्रॉफिट होता है तो किसी काम को होने देने में ज़्यादा फायदा है और वो होने देंगे उस फायदे। ऐसा किस कारण हुआ है? सिर्फ वो सेल्फिश हो चुके हैं ना, इस वजह से। और दूसरा ये है कि पहले वाले जो लोग थे वो अपनी बात पर अटल होते थे, जो उन्होंने बात कह दी उस पर वो अटल रहेंगे, उस बात को पूरा करेंगे। लेकिन आज के जो पंच हैं कोई परवाह नहीं होती है उन्हें अपने ज़बान की, और भूल चुके हैं और दीन से भी दूर जा चुके हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो एक हदीस है अल्लाह के नबी की, अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि उसमें एक आदमी उसका अपना हो और एक कोई दूसरा हो, और उसके अपने आदमी ने कोई गलती की और जबकि उसे भी पता है कि गलती की, उसे कुछ अंदेशा है, और फिर वो उसके पक्ष में कोई बात कहे, अपने चाहने वाले के पक्ष में, जी अपने के हक में अगर कोई बात कहता है जबकि उसे पता है कि वो गलत है, कि वो गलत है, तो उसकी 62 साल की जो इबादत होती है, 62 साल की वो कबूल हुई हाई जो इबादत होती है उसे कहते हैं, हाँ, वो ख़त्म हो जाती है सिर्फ उस लफ्ज़ को कहने से। फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर तो बात ही नहीं आई, सिर्फ उसका पक्ष लेने पर ही उसकी 62 साल की जो इबादत होती है कबूल होने वाली, वो ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ एक बार की बात है। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जब फैसला हो जाए तो अगर उसके बात पक्ष में ही, उसके चाहने वाले के पक्ष में ही अगर फैसला हो जाए, उसकी बात के आधार पर अगर फैसला हो जाए उसी अपने के पक्ष में यानी गलत आदमी के हक में, तो उसके ऊपर कितना जुल्म होगा। और आज के पंच धड़ल्ले से करते हैं। आज के पंच तो आज ऐसे हैं कि आप किसी को 10,000 रुपये में खरीद लो, 10 में क्या एक चाय में बिक जाते हैं, सिर्फ एक चाय में। मैंने बहुत देखे हैं अपने आसपास। तो तभी ये समाज में अफरा तफरी जो फैली हुई है। अब अल्लाह का वादा है कि जब तुम दीन से हटोगे तो तुम्हें हटा करके किसी और को लाएंगे। तो वही सिस्टम हो गया कि पंचों को हटा करके अल्लाह ने क्या काम किया कि हर घर में अब पंच कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे लोग एजुकेट भी हो रहे हैं और पैसा भी है लोगों के पास, शायद पहले पैसा भी कम था। हाँ, एजुकेट होने के साथ साथ अब क्या है कि नहीं, चाहे पैसा मैटर नहीं करता। देखो विश्वास में ना पैसा मैटर नहीं करता है आप, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है वो मेरे हिसाब से पैसे का ही है। इन्होंने ही नहीं सर, पैसा तो पहले भी था, पहले इतना नहीं था जितना अब है। जो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं उनके पास काफ़ी पैसा है, तो वो पैसे के बल पर अपना काम अच्छे से करवाना जानते हैं, उनको नीतियाँ पता है। सर कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है। शायद आप समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ कि पहले जो पंच होते थे वो अपने घर से पैसे दे देते थे। क्योंकि मैं अपने दादाजी को जानता हूँ कि मेरे दादाजी ने 50,000 रुपये
हमने चुकाए थे उनके, जो उन्होंने सिर्फ किसी को वैसे ही दिए थे एज अ, जैसे बिरादरी में कोई बात आदमी बोल देता है तो उसके लिए 50,000 रुपये, 50,000, और ये 50,000 किसी एक आदमी पे नहीं थे, किसी पे 10,000, किसी के 25,000। मेरे सामने मेरे पिताजी ने चुकाए थे वो सब भाइयों ने मिल करके। तो ऐसे सब होंगे और भी बड़े बड़े होंगे। बिल्कुल। तो इस बात से मुझे ये पता चला कि यार पहले के जो पंच थे वो अपना दुख देख लेते थे, लेकिन सामने वाला जो है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, वो इंसाफ के हक में होते थे, इसीलिए लोग उनकी कदर करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला उनकी कदर करवाता था लोगों से। बिल्कुल। आज के लोग करप्ट हो चुके हैं और इसीलिए अल्लाह ताला उनकी इज्जत नहीं करवाता है, इसीलिए लोग डरते हैं उनसे, डरते ही है। एक आम इंसान, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आम इंसान डरता है बिरादरी से, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो पैसे वाला इंसान होगा उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे कभी। मैं वही तो समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं। कर रहा था आपको। और उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो मुझे हंसी आती है जब मैं उस हदीस को पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी की उस हदीस को जिसको मैंने पहले बताया कि 62 साल की, आजकल तो 62 साल उम्र भी नहीं होती लगभग, और 62 साल अगर किसी इंसान ने लगातार नमाज पढ़ी हो, लगातार अच्छे काम किए हों, वो 62 साल के ख़त्म हो जाते हैं और एक ही शब्द में। और आजकल लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, पक्ष लेते हैं, कहते हैं कि भाई अपने का पक्ष नहीं लेंगे तो फिर किसका लेंगे, मजबूरी। बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो इसी बीच मेरा एक और सवाल है सर आपसे। एक हमारे समाज में एक होता है पागल आदमी, और एक होता है सीधा साधा आदमी, और एक होता है चालाक आदमी, और एक होता है बेईमान आदमी। इसी माध्यम से आप इन के बीच में जो अंतर है वो समझा सकते हो सर, जैसे आपने अभी जवाब दिया था थोड़ी देर पहले। इसी के माध्यम से आप थोड़ा समझाओगे इस चीज़ को कि इन शब्दों का कब इस्तेमाल किया जाता है और ये आदमी कौन होता है? आज तो आप बिल्कुल ही मुझे फंसाने की सोच रहे हैं। नहीं सर, जो समाज में हमारे जो चल रहा है मैं उसी के माध्यम से आपको। कोई बात ना, मैं आपका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करने की, फिर भी कोई कमी रह जाए तो अलग बात है। चलो देखते हैं। आपने 4 शब्द कहे, मुझे अगर मैं गलत कहूँ तो बता देना सर मुझे। एक तो आपने कहा कि पागल आदमी, और एक सीधा साधा, एक सीधा साधा आदमी, बिल्कुल सर, एक चालाक आदमी और एक बेईमान आदमी होता है सर। एक्चुअली आपने ये देखने में 4 शब्द हैं, पर मेरी नज़र में ये 2 शब्द हैं। अच्छा सर। 2 शब्द कैसे हैं मैं बताता हूँ आपको। मैं इसी के आधार पर बता रहा हूँ जो सोसाइटी के आधार पर। हाँ, सामाजिक तौर पर ही बताइए, डिक्शनरी के आधार पर नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। देखिए, एक शब्द कहा आपने सीधा साधा आदमी, और एक शब्द कहा आपने बेईमान आदमी। बिल्कुल सर। ये 2 शब्द हैं और इन दोनों ही शब्दों के अपरूप हैं, या ये कह लो कि शकल बदल करके नए शब्द आए हैं, वो दूसरे वाले शब्द हैं। जी सर। कैसे? एक जनरेशन पहले जब मैं छोटा सा था तो जो आदमी ईमानदार होता था उस आदमी को कहा जाता था सीधा आदमी। आपके दौर जब आप बचपन में थे? जी। तो वो नेक्स्ट जनरेशन थी जो वो वर्ड यूज करती थी उसके लिए, जो ईमानदार आदमी उसके लिए सीधा साधा आदमी, यानी जिसके मन में कोई कपट ना हो। उसी शब्द को अब कर दिया गया है पागल आदमी। जो ईमानदार आदमी वो पागल आदमी है। बिरादरी के लिहाज से बता रहा हूँ इस बात को। आज के समय में यानी जो ईमानदार आदमी रहेगा उसे पागल आदमी कहेंगे, क्योंकि आप देख लेना अपने आस पड़ोस में
अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में देख लेना नज़र दौड़ा करके, तो आप पाओगे कि अगर कोई पहली जनरेशन का अगर आदमी है और वो पंच था अपने ज़माने, तो आज देखना कि उसकी हालत ख़राब कर रखी होगी उसके लोगों ने। हालत ख़राब करने का मतलब ये है कि वो बेचारा अपने घर तक ही सीमित होगा। क्यों? क्योंकि वो वही है ईमानदार वाली जनरेशन से, और वो चाहेगा कि ईमानदारी से रहे, लेकिन जो अब की जो जनरेशन है ये नहीं चाहती। हाँ, उसका तो बोलचाल ही नहीं होगा, ये दूसरे शब्द से बिलोंग करती है। तो अब उन्हीं लोगों को कहा जाता है कि ये पागल हैं, ये सटिया गए हैं, एक ऐसा कुछ। और बाकी और भी लोग जो होते हैं वो अगर कोई ईमानदार है तो उससे पागल ही कहेंगे ज़्यादातर। और यानी अगर एक सोसाइटी अगर किसी को पागल कह रही है तो मान लेना कि वो आदमी ईमानदार और सीधा साधा भी है। आप एनालाइज कर लेना इस चीज़ को, आपको यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। जी सर। दूसरा एक शब्द है बेईमान आदमी। जानते हैं आप बेईमान किसे कहते हैं? बिल्कुल। उसी शब्द को बदल करके अब क्या कर दिया है, चालाक आदमी। जो बेईमान आदमी है अब वो उससे बेईमान नहीं कहा जाता है, उससे कहा जाता है चालाक आदमी। चालाक आदमी वो कैसे? ऐसा ही तो है। आप थोड़ा समझाओ। आप बताइए चालाक किसे कहेंगे? आप बताइए। चालाक हर वो व्यक्ति होता है जो अपने काम में निपुण होता है, जो चालाकी से हर काम करता है। नहीं, उसे तो आप ईमानदार भी कह सकते हैं। नहीं, ईमानदार तो जो व्यक्ति होते हैं वो तो ईमानदारी पर ही रहते हैं ना अपनी। चालाक आदमी तो वो होते हैं जिसकी हर फील्ड में जानकारी हो, जो चालाकी से अपना काम कर जाए। तो बेईमानी हो गया। शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन फिर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में निकल कर आ रहा है। अगर हम अपने ज़िले की बात करें, नुह ज़िला, और ये एक मेवात क्षेत्र पड़ता है, अगर इनमें अगर गांव की जो दुर्दशा है उसको मैं अपने शब्दों में आपके सामने अगर बयां करूं, मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, आप किसी और ज़िले में चले जाइए और वहाँ के गांव हैं जो, उनकी स्थिति देखिए, और अपने मेवात क्षेत्र के जो गांव हैं इनकी स्थिति देखिए, बहुत आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे हमारे जो रास्ते होते हैं उनमें लाइटें लगी नहीं हैं बिल्कुल भी, और कच्चे रास्ते हैं, नालियाँ फूटी हुई हैं, घर के सामने कीचड़ है, और लोगों ने काफ़ी रास्तों पर कब्जा कर रखा है, जैसे उपड़े वगैरह थेप देते हैं, अपनी लकड़ियाँ लगा लेते हैं। लेकिन और ज़िले जो हैं उनके गाँव में ऐसा नहीं है। इसके बारे में बताइए सर थोड़ा आप। इसके लिए भी आप समुदाय को जिम्मेदार मानते हैं, जो हमारा समाज है, क्या उसको भी इसके लिए आप जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या आप नहीं ठहराएंगे? बिल्कुल सर, मैं देखता हूं कि वहाँ का जो समाज है वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपने सामने सफाई रखना, अपनी चीज़ों पर काबू करना। तो मैं चाहता हूं कि हमारा समाज भी यही करे ताकि हमारा गांव साफ़ सुथरा और अच्छा रहे। लेकिन जो लाइटों का सवाल है वो कहाँ चली जाती हैं आखिर, क्या होता है ऐसा? और ये जो हमारे गांव के सरपंच होते हैं ये लाइटें लगवाते हैं, नालियाँ पक्की बनवाते हैं, फिर धीरे धीरे वो लुप्त क्यों हो जाती हैं, ख़त्म क्यों हो जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं आखिर, ऐसा क्यों है? बीजेपी सरकार की कुछ बातें मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अच्छी लगती हैं उनमें से एक बात ये भी है कि बीजेपी सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है पंचायतों को लेकर के, कि हर साल का एक फिक्स अमाउंट कर दिया है। अच्छा। हर गांव के लिए, विकास के लिए। हाँ, अब वो इन्वेस्ट करने चाहिए सरपंच को गांव में। ये बहुत अच्छा कदम है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मैं जनरली बताऊं, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं तो बाज़ार हमसे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, या 1 किलोमीटर मान लीजिए। तो हमारे गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग होते हैं, यानी आप जिन्हें चाहे पंच कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, XYZ,
वो सारे के सारे चाहे कुछ कमाएं या ना कमाएं, अपने काम पे जाएं या ना जाएं, लेकिन बाजार में जाकर के चाय पीने जरूर जाएंगे। और चलो समझ में भी आता कि ये बात होती घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे की। बिल्कुल। वो सुबह निकलते हैं और शाम को ही घर वापस आते और हैं। शाम को नहीं, रात को 8-9 बजे शाम के तो तक। आप उसे कहते हैं ना कि जो असर और मगरिब का वक्त होता है, वो उस वक्त नहीं आते हैं, वो आते हैं मगरिब और ईशा के बीच में। अच्छा। अब उन्हें क्या पता कि गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। और ये मेरे गांव का ही हाल नहीं है, ये बहुत सारे गांव का हाल है। क्योंकि जो ये जिम्मेदार लोग होते हैं, ये सारे के सारे आउट ऑफ द टाउन होते हैं पूरे दिन, रात में आते हैं। हाँ, कोई झगड़ा फसाद हो जाए जब जरूर आ जाएंगे, शादी ब्याह हो या कोई मौत जहमत हो तब जरूर रहेंगे घर गांव में ही, नहीं तो उसके अलावा गांव से बाहर रहेंगे। अब जो इंसान गांव में दिन ही नहीं गुजार रहा, उसे क्या पता कि गांव की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वो तो सुबह जा रहा है और रात में आ रहा है। मुझे लगता है कि हर गांव का यही हाल है। बिल्कुल, देखा है हमने करीबी से। अब इससे नुकसान क्या होते हैं? नुकसान यही होते हैं कि एक आम आदमी जो होता है वो अपनी मनमानी करता है। मनमानी ही है ये, रास्ते को घेर करके बैठ जाना। यानी देखो, हद की बात है कि जब लोग रैंप बनाते हैं अपने घर के सामने, यानी भरत तो कर लेंगे अपने मकान का ऊंचा और रैंप बनाएंगे। रैंप चाहिए उन जनाबों को रास्ते में, यानी अपना जो बाउंड्री है, अपने मकान की जो बाउंड्री है वो तो रखेंगे बिल्कुल हद पर। चाहे 1-2 इंच सरकार की आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, उन लोगों को फर्क पड़ जाएगा। और उनका जो रैंप बनता है या सीढ़ियाँ वगैरह जो भी बनती हैं वो सारी सारी रास्ते में बनी हुई। अब इससे रास्ते सुकड़ते हैं। हाँ, प्रॉब्लम तो होती है। दूसरा, ऊपर से आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ पर ये बहुत दिक्कत है कि मतलब भैंस हो, लकड़ियाँ हो, उपले वगैरह हो, पिटोड़े हों, या न्यार के बोंगे वगैरह होते हैं जो वो हो। यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, अगर वो बंद पड़ा है तो उसका बचा हुआ जो सामान है वो भी अपने घर के सामने, रॉ मटेरियल को भी डाल के रखते हैं, वहीं पर होता है ये। अब इसमें देखिए, अब वो सोचते हैं कि एक आम इंसान कहे और लोगों से, जबकि जब वो पंच बने पड़े हैं तो उनका फर्ज है ना कहने का। बिल्कुल उनका फर्ज है। अब वो कह क्यों नहीं पाते हैं? मेरा वही जवाब फिर, क्योंकि वो भेदभाव कर चुके हैं ना, क्यों रिस्पेक्ट करेगा कोई उनकी? हाँ, वो पहले ही करप्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि वो किसी से कहें, ऐसा भी हो सकता है उसके खुद के हों, उसी हालात में मकान हो या उसकी लकड़ियाँ वगैरह हो, या वो खुद उसको खुद का रैंप भी हो सकता है उस खुद का हो, तो इस वजह से भी नहीं कह सकता। या ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार में से किसी का हो, तो वो क्यों कहेगा? क्योंकि दागी इंसान ये नहीं कह सकता है। अगर वो लोग अदग्गे होते तो वो बेझिझक कह देते। बिल्कुल भाई, कहने से तो इसीलिए डरते हैं ना वो, क्योंकि उन्हें पता है ना फिर हमारे ऊपर ही बात आएगी। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, क्योंकि कि जो पंच हैं वो करप्ट हैं आज के। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हैं करप्ट, पर यह है कि 80 से 90% तो करप्ट है। 10% की वो चल नहीं देते। 10% वो बेचारे इतने ज़्यादा पावर में नहीं होते हैं, क्योंकि करप्ट ईमानदार लोगों को ना अब आजकल लोग पागल कहने लग गए हैं। हाँ, जैसे वो सीधे को पागल क्या होता कहा है जाता है। उन्हें लेके भी नहीं जाता है कोई पंचायतों में, क्योंकि पंचायतों में लेके जाते हैं चालाक आदमी,
जो बेईमान होते हैं। हाँ, यानी आप चाहे कुछ भी कह लो। अब यही है, अब देखो डस्टबिन आते हैं गांव में, सरपंच चाहे और ठोंडे जो है या पंच जो है, अगर वो चाहे तो हर 100 मीटर पे 50 मीटर पर एक डस्टबिन लगा दिया जाए। और वो डस्टबिन इस टाइप से होते हैं कि एक ट्रैक्टर वगैरह टाइप आता है और वो सारी गलियों में घूमता है मॉर्निंग में या इवनिंग में, और थोड़ा सा ऐसे करना होता है उसे, और उसके बाद वो पूरा पूरा उसमें खाली हो जाता है। और उसकी हाइट भी ऐसी होती है कि वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ भी नहीं होता है। अब दिक्कत ये है कि मेवात में अगर लगा दिए तो सबसे पहले उन्हें लेके जाएंगे, क्योंकि हाँ, लाइटें भी तो टूटी मिली हुई हैं कई कबाड़े जगह। वाले से पहले ही मोल भाव हो जाएगा जब उनके पास, यानी जब उनके लगाने के 1-2 दिन पहले ही ना लोग कबाड़े वालों से मोल भाव कर लेंगे कि भाई इतने की लोहा कितने की बिचेगी पहले। दूसरा ये है कि लाइट की बात कही आपने, मेरे अपने गांव में एक बार लाइट लगी थी, और शायद वो पिछली सर्दियों में या उससे पिछली सर्दियों में 1 साल पहले या 2 साल पहले लगी जरूर थी पूरे गांव में लाइट। और आज उन लाइटों में से एक का भी नामो निशान नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि अब उन्हें कोई बाहर का इंसान लेके जा रहा है, गांव के तो लेके जा रहे हैं, और वही लेके जा रहे हैं जिनके घर के सामने होती है। बिल्कुल। अब वो इतने रुपए की आती है कि कोई इंसान मतलब शौक भी कर रहा है उस बड़ी लाइट का अपने घर में, और फिर उसके बाद उसे खरीदने की भी हैसियत नहीं है। भाई चोरी तो इंसान तभी करता है जब उसकी हैसियत ना हो। कितनी कीमत होती है उसकी, 100, 200, 500, अरे यही तो कीमत बस इतनी ही हो सकती है, 1000, 1200 हो सकती है नॉर्मल। ईमान हराता है। और जबकि जब वो रास्ते में लगी होती है तो उसे फायदा होता है। बिल्कुल, सबको फायदा होता है उससे। तो ये जो सोच है ना, ये सारी है कि हम अपने दीन से दूर हो चुके हैं, और जब दीन से दूर होते हैं, अपने धर्म से दूर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम रहेंगे भी ऐसे ही, इसीलिए हम पिछड़े हैं। चलो पास्ट में सरकार ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, और सरकार क्या कर रही है कोई मैटर नहीं करता, वो कर रही है, वो नहीं मानेंगे ना भाई हमसे। लेकिन हमारा फर्ज क्या होता है कि भाई जितने संसाधन हमारे पास हैं हम उनसे अपना काम चलाएं, और उन्हीं से ही, अगर उन्हीं में ही हम पूरी ईमानदारी दिखा दें तो हम आज भी ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कई ज़्यादा गुना कर सकते हैं हम ग्रोथ। तो यही चीज़ें हैं, हमारी अपनी ही गलती है इसमें कि हम पिछड़े, हमारे गांव में विकास नहीं होता है तो हमारी अपनी होती है। और कोई सरपंच अगर करना भी चाहता है तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाते हैं।